कितनी संजीदगी का मुजाहरा दोनों फरीकैन की तरफ से किया जा रहा है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के वफ्द में जेडी वेंस का मौजूद होना, और अगर हम ईरान की बात करें अब्बास अराक्ची साहब का होना कितनी संजीदगी शो कर रहा है। देखें, जिन दोनों पर्सनैलिटीज की आपने बात की है ना, ये दोनों वो पर्सनैलिटीज हैं जो एक दूसरे की रिजर्वेशंस को खत्म करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जो जैरेड कुशनर हैं वो पहले भी मौजूद थे जब यहाँ पे ओमान के अंदर या कतर के अंदर जब हो रहे थे या जिनीवा में हो रहे थे, और इसके साथ स्टीव विटकॉफ भी आपको वहां पे नजर आते हैं। तो इन दोनों के ऊपर ईरान का एतमाद नहीं था। लेकिन जेडी वेंस वो शख्सियत है जो अपने पर्सनली जो उनका पर्सनल अफेयर है उसके अंदर इस जंग के खिलाफ थे। अगर तो उन्होंने अपने बॉस के साथ अलाइन तो करना है, लेकिन बहुत सारी पब्लिक स्पीचेस के अंदर वो ये कहते रहे हैं कि अमेरिका के जो मफादात में नहीं है कि वो इस वक्त ईरान के ऊपर हमला करे। और यही वो चीज है जिसकी वजह से ईरान जो है उनकी जो रिजर्वेशंस थी वो उन दोनों लोगों को लेके वो खत्म की गई अमेरिका की तरफ से। और इसी तरह से जब हम इधर देखते हैं तो जो बाकर कालीबाफ हैं वो भी एक आईआरजीसी के मेंबर रहे हैं, और वो अमेरिका जो है वो उनके लिए काफी कंफर्टेबल है उनको लेकर। और इस वजह से इन दोनों पर्सनैलिटीज ने आके जो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस थी और जो मिलिट्री की रिजर्वेशंस थी उनको मद्देनजर रखते हुए अपने अपने वफूद को डिफाइन किया है। अब यही होगा कि उन दोनों वफूद के साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अलग-अलग कमरों में वो बैठे होंगे और दोनों की रिजर्वेशंस को पकड़ेंगे, और उनमें से वो जो एरिया ऑफ कन्वर्जेंस हैं, जैसे अभी हमारे मुझसे पहले मेहमान कह रहे थे कि वो एक टेबल के अंदर एक फ्रेम ऑफ एक्शन के तौर पर वहां पे मौजूद होगा, जिनके ऊपर वो दोनों फ्रीक बात करेंगे, जिनके ऊपर वो दोनों मुत्तफिक होंगे। और अल्टीमेटली इस वक्त जो ये इंतहाई संजीदा मामला है, स्पॉइलर का रोल प्ले करेगा यहाँ पे इजराइल, यूएई की तरफ से भी अनकंफर्टेबल है, वो भी है। तो इस वक्त आपको नजर आ रहा है वो भी अनकंफर्टेबल है। ये वो ममालिक हैं जो किसी भी तरह से ये नहीं चाहेंगे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, और ये जो इस वक्त जंगबंदी, मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ ये बात चली जाए। लेकिन इस वक्त अमेरिका के डोमेस्टिक लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका भी जो पॉलिटिकल करियर आप कह लेंगे, अगले जो 3 साल हैं, अभी वहां पे मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं, वो भी स्टेक पे हैं। और जेडी वेंस जो है वो अपने आप को 2028 के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पे देख रहे हैं रिपब्लिकन की तरफ से। तो फानी साहब, अगर जेडी वेंस जो है वो अमन कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या मजीद मजबूती आ जाएगी उनकी? हाँ, देखें, जो इस वक्त रिपब्लिकन का बहुत पॉपुलैरिटी वहां पे मौजूद थी, लेकिन अभी रिसेंटली हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर 20% जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट का जो 25th अमेंडमेंट है अमेरिका की, उसको फॉलो करते हुए इंपीचमेंट की बात की है कि ये बंदा अनस्टेबल है और एक मुल्क को चलाने के लिए ये काबिल नहीं है, लिहाजा जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको आके मुल्क की ज़माम संभालनी चाहिए। और अगर इस वक्त जेडी वेंस ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और ये बात इंशाल्लाह मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ चली जाती है, तो ये वहां पे रिपब्लिकन के लिए भी एक बहुत बड़ी विन होगी। और अल्टीमेटली जेडी वेंस के अपने जो पॉलिटिकल कैरियर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बन गया, दोबारा बन नहीं सकते। आगे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही आमतौर पर जो प्रेसिडेंट की सीट के लिए आता है। तो जेडी वेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि इस अमन को मुस्तकिल किया जाए और अल्टीमेटली मुस्तकबिल के अंदर वो क़यादत। ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं या नहीं, इनकी कामयाबी कितनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी कि क्या ये मुज़ाकरात हम समझें कि अमन के लिए ये एक संगे मील साबित होंगे और आर्जी अमन से हम मुस्तकिल अमन की तरफ जाएंगे। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि जंगबंदी बरकरार रखने के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश हो सकता है? देखिए, जो फरीकैन हैं वो इस वक्त जो आ रहे हैं, एक तो ये बड़ी कामयाबी है कि वो आके इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे, अक्रॉस द टेबल बैठेंगे एक दूसरे से बात करने के, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट टू डिस्कशन एंड टॉक अक्रॉस द टेबल। उसके अलावा इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती जो हमने पाकिस्तान ने एक मेजर किरदार अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट वी हैव बीन एबल टू कन्विंस देम। बहुत सारे एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस हैं, बहुत सारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस भी हैं। तो जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो पहले एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस पे बात की जाती है कि जिन पे दोनों फरीकैन इकट्ठे हो सकते हैं, उनके जो है एक ही कॉमन ग्राउंड्स पे आ सकते हैं और बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखें, उससे शुरू होना चाहिए और ऐसा ही होपफुली होगा। और फिर जो एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं, और उस पर देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह ईरान चाहता है कि इधर अमेरिका की प्रेजेंस ना रहे गल्फ में,
और अमेरिका चाहता है कि ईरान को टोटल डीन्यूक्लियराइज किया जाए, उसका न्यूक्लियर खत्म किया जाए प्रोग्राम को। और वो ये भी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल जो है मुश्तरका तौर पे हो। और वो ये भी चाहता है कि अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो इन गल्फ स्टेट्स में रहे, बिकॉज वो उनकी इंडस्ट्री जो है आर्मामेंट की उसको सपोर्ट करता है, और इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए एक बहुत बड़ी उधर इन्वेस्टमेंट है। सही। तो ये तमाम चीजें जो हैं आगे सामने नजर जरूर आएंगी, लेकिन ये कहना कि ये जो है मुज़ाकरात वो कामयाब होंगे या नहीं, ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। यहाँ पे हमें इस चीज के लिए एक बड़ा डिफाइनिंग, जिस तरह मैंने कहा, मोमेंट है, और इन आर्ट्स को आपको सेलिब्रेट इस लिहाज से जरूर करना चाहिए कि एटलीस्ट पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो इस चीज पे हैं, और हर कोई ये चाहता है कि इसमें एक पॉज आए, एक ब्रेक आए, क्योंकि इस वक्त दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, लोगों की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, बहुत सारे मिडिल कंट्रीज की और लो कंट्रीज की, वो बहुत एक सीरियस सिचुएशन में आ चुकी थी। लोगों के लिए बहुत सीरियस मसले थे एज फार एज बाइंग पावर इज कंसर्न। पाकिस्तान में एक बहुत बुरहान आ चुका था। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए ये जो पॉज मिला है, एटलीस्ट रिवाइवल जरूर हुआ है।